बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। हमने अपना चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है, जिसका नेम था अ लिविंग मार्बल। उस चैप्टर में हमने अपनी बॉडी के बारे में पढ़ा था। हमारी बॉडी में कितने टाइप बोन्स होती हैं, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, कुछ हमने ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम आज के इस चैप्टर में, हमारे चैप्टर 9 जिसका नेम है हेल्थ एंड हाइजीन, तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रखते हैं, हमें क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज यूज करनी चाहिए, हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इस चैप्टर का नेम क्या है? हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य और हाइजीन का मतलब स्वच्छ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पेज नंबर 82 ओपन करिए। सो देखिए, आपके इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जैसे कि गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन ईटिंग। गुड हेल्थ किस पर डिपेंड करती है, हमें कैसे खाना खाना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। उसके बाद ड्रिंकिंग प्योर वाटर, ओके, एंड ब्रीदिंग प्योर एयर एंड लिविंग इन क्लीन एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमें अपनी सराउंडिंग्स को कैसे रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। ओके, अब देखिए नीचे आपको एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, एक छोटा 10 साल का बच्चा लेटा हुआ है, उसकी मम्मी उसके पास में बैठी हुई है। तो आप भी 10 ईयर है, 11 के होंगे, 10 के होंगे, तो आपको भी फीवर, कोल्ड, कुछ ना कुछ कभी ना कभी हुआ होगा। तो क्या आपने कभी सोचा कि वो आपको क्यों हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बीमार होने को, मतलब हम क्या हो गए? डिसीज्ड हो गए। ठीक है, हमें कोई डिसीज हो गई है, इसलिए हमें फीवर होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं कि डिसीज होती कैसे। सो डिसीज का सबसे पहला और मेन रीजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या रीजन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझते हैं आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है, टिनी, और ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग, कोई भी छोटी लिविंग थिंग जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो मतलब टिनी, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग। ओके, को जो भी छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जो कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो क्या करते हैं? हमारे अंदर डिसीज को कॉज करते हैं, हमारे डिसीज का कारण बनते हैं। ठीक है, तो अब हम पता कैसे लगाएंगे? तो इनके लिए एक चीज होती है जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। हमारे स्कूल में जो बायोलॉजी लैब है, वहां पे आपको माइक्रोस्कोप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स आपको कहते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाइए। बोलते हैं जब आप जाते हैं, आपको फीवर होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए। क्यों कहते हैं? जिससे कि आपके ब्लड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पता लग सके। ठीक है, जब आप पैथोलॉजी जाएंगे, अपना ब्लड देंगे वहां पर, और वो ब्लड को उस पे रखते हैं स्लाइड के ऊपर, और किसके अंदर उसको स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर। देखिए आपके इसमें फोटोग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, सो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स एंड पैथोजेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं, जिससे की वजह से हमें डिसीज होती है, उनको क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड दिया है, पैथोजेंस। ठीक है, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक अलग टाइप के डिसीज करता है। ठीक है, अब वो अलग अलग तरीके से हमारे पास आ सकती है। कैसे आ सकती है बताइए? किन किन चीजों से पैथोजन हमारे अंदर आ सकता है? सबसे पहले तो थ्रू फूड एंड वाटर, जो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हो सकता है उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर आ गया। या फिर एयर से आ सकता है, किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट से आ सकता है, जिसको बीमारी, हमने अगर उसको टच कर लिया तो हमारे अंदर आ सकता है। ठीक है, और कुछ इंसेक्ट से भी हमारे अंदर आ सकता है, जैसे कि हमारी जो हाउस फ्लाई होती है, उससे हो सकते हैं हम बीमार, मॉस्किटोज के बाइट से हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? अब देखिए, फूड एंड वाटर गेट कंटेमिनेटेड। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है गंदा होना। ठीक है, तो फूड और वाटर कंटेमिनेटेड बाय फ्लाइज। फूड और वाटर किससे कंटेमिनेट होते हैं? फ्लाइज से, कॉकरोच से, डर्ट से एंड डस्ट से। ओके, सो जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हैं, सबसे पहले आप जिस यूटेंसिल में, आप जिस बर्तन में खाना खा रहे हैं, उसको पहले पानी से धोइए, उसे पोंछिए, उसके बाद उसमें खाना खाइए। ओके, इतना है आपको समझ में? उसके बाद नीचे देखिए, फूड विच इज नॉट कुक्ड इन अ क्लीन
एंड हाइजीनिक प्लेस विल कैरी जर्म्स। अब वो खाना जो कि साफ जगह पर नहीं बना हुआ है, गंदगी जैसी जगह पर, वहां पे अगर खाना बनता है तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में क्या जा सकते हैं, जर्म्स जा सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा आपकी मम्मी वगैरह किचन को साफ करती हैं खाना बनाने के बाद, खाना बनाने के पहले पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन करती हैं, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? जिससे कि हम हेल्दी फूड खाएं, हमारे फूड में जर्म्स ना रहें। ओके, सो उसके बाद देखिए, पीपल हु कुक में नॉट यूज क्लीन यूटेंसिल। या हो सकता है जो आप जैसे आप कहीं बाहर गए खाना खाने, आप किसी के यहाँ खाना खाने गए, हो सकता है उस इंसान को बीमारी है कुछ, तो उससे भी आपको हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इफ पीपल हु सर्व और कुक फूड suffer from any intestinal disease, they are likely to give others the same disease if they do not wash and wipe their hands and including nails properly. Germs would enter the food they handle. अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है जो हमें खाना सर्व कर रहा है, जो हमें खाना परोस रहा है, वो भी बीमार हो सकता है उसे कोई बीमारी है लेकिन उसको हमको बाहर से नहीं दिखाई दे रही, कुछ अंदर की बीमारी है। ठीक है, वो हमको खाना परोस रहा है, उसने अपने हैंड अगर अच्छे से धोए और पोंछे नहीं है, उनके नेल्स साफ नहीं किए हैं, तो हमें भी वो क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। वो जिस भी चीज को टच करेंगे उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? उसके बाद देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डज अनकवर्ड फूड गेट कंटेमिनेटेड, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू इंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर आवरसेल्फ। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला कि आपका जो अनकवर्ड फूड रहता है वो कंटेमिनेट कैसे होता है, वो गंदा कैसे होता है। सो आपने देखा होगा हमारे घर में बहुत सारी हाउस फ्लाइज होती हैं, ठीक है, मक्खियां होती हैं। वो क्या करती है, मक्खी कहाँ बैठती है, मक्खी हमेशा गंदगी पर जाकर बैठती है, इसलिए हमें मक्खी को अपने फूड पर कभी नहीं बैठने देना चाहिए। अगर मक्खी आपके फूड पर बैठ गई है तो आपको वो फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मक्खी कहाँ बैठती है, गंदगी में बैठती है। ठीक है, वो गंदगी में बैठेगी तो उसके पैर में क्या लगेंगे, वहां के जर्म्स लगेंगे, फिर वो आकर आपके फूड पर बैठेगी तो आपके फूड में क्या देगी, वो जर्म्स डाल देगी। इसलिए आपको मक्खी को अवॉइड करना चाहिए, उसे वहां से हटा देना चाहिए। ठीक है, और हमेशा फूड को कवर करके रखना चाहिए। देन उसके बाद लिखा हुआ है कि आप वाटर को कैसे प्यूरिफाई करेंगे। क्यों, वाटर को तो आप कितना भी छान लो, उसमें से तो अब कुछ चीजें तो निकल ही नहीं सकती। जो मोटा मोटा कचरा है जो हम देख सकते हैं वो ही हट सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप वाटर में से कैसे हटाएंगे, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, या तो आप घर में वाटर प्यूरिफायर लगवा लीजिए, और अगर आपके घर में वाटर प्यूरिफायर जिसे हम फिल्टर भी कहते हैं वो नहीं है, आप कैसे पानी को प्यूरिफाई करेंगे, आपको उस पानी को उबालना चाहिए। पीने से पहले आप पानी को उबालिए, उसको ठंडा करिए, फिर उसको छानिए, उसके बाद आपको वो वाटर पीना चाहिए। क्योंकि जब हम वाटर को उबालते हैं तो हाई टेम्परेचर से उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं। ओके, तो आपको ऐसे वाटर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ डिसीजेस लिखी हैं जो कि गंदे खाने से होती हैं, गंदा खाना खाने से हो जाती हैं। जैसे कि जॉन्डिस, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। ठीक है, उसके बाद डायरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा एंड डायसेंट्री, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को खाने से होती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। डिसीजेज दैट स्प्रेड थ्रू एयर आर कॉल्ड एयरबॉर्न डिसीजेज। वो डिसीजेज जो एयर के थ्रू फैलती है उनको कहते हैं एयरबॉर्न डिसीजेज। When a person suffering from cold, flu or viral fever coughs or sneezes, germs spread in the air. जब कोई ऐसा पर्सन जिसको वो बीमारी है, जो सफ़र कर रहा है उस बीमारी से, जैसे कि कोल्ड से, फ्लू से और वायरल फीवर से, अगर वो खांसता है या छींकता है तो उससे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो उसके आसपास की एयर में फैल जाते हैं। अब कोई अगर उसके पास में आके सांस लेता है तो जो जर्म्स वहाँ पर फैले हुए हैं वो उस इंसान की बॉडी में चले जाते हैं। जैसे कि अभी कौन सी बीमारी फैल रही है, कोरोना फैल रही है ना, वो भी क्या है, एयरबॉर्न डिसीज है। इसलिए आपको हमेशा मास्क पहन के रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और बीमारियाँ दी हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, डिप्थेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस आर एयरबॉर्न डिसीजेस। ये सभी डिसीजेस एयरबॉर्न डिसीजेस हैं। ठीक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सच डिसीज। अब ऐसी डिसीज को हम
कैसे रोक सकते हैं? तो आपको पता है हम क्या क्या मेजर्स लेते हैं। हमें हमेशा हमारे फेस पर रुमाल रख लेना चाहिए जब आपको खांसी आए नॉर्मली, ठीक है, या फिर आपको मास्क पहन के रखना चाहिए, या फिर आपको अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना चाहिए, अपना फेस को कवर करके रखना चाहिए। अगर किसी को जुकाम है तो उससे हैंडशेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। आया आपको समझ में? उसके बाद देखिए, द डिसीजेस दैट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कंटेजियस डिसीजेस। वो डिसीजेस जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती हैं उनको कंटेजियस डिसीजेस कहते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म, स्कैबीज, मम्स, चिकन पॉक्स एंड कंजक्टिवाइटिस। ये क्या कैसे फैलती हैं? बाय टचिंग द इन्फेक्टेड पर्सन और शेयरिंग टॉवल, हैंकरशीफ्स एक्सेट्रा विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को इनमें से कोई बीमारी है और अगर हम उस पर्सन को छू लेते हैं या फिर उसका टॉवल यूज़ करते हैं, उसका हैंकरचीफ मतलब रुमाल यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमें भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन बीमारियों वाले लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो आपको उसका कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, ओके। देन द डिसीजेस दैट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट आर कॉल्ड वेक्टर बोर्न डिसीजेस। वो डिसीजेस जो किसी इंसेक्ट से होती हैं उनको कहते हैं वेक्टर बोर्न डिसीजेस, जैसे कि मलेरिया एंड डेंगू। किससे होता है मलेरिया एंड डेंगू? मॉस्किटो बाइट से होता है, ठीक है। व्हेन अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जब ये एनोफ्लीज से है, ये मच्छर का नाम है, ठीक है, और फीमेल है वो, ठीक है। मतलब कि कोई फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब किसी को काटती है तो वो क्या करती है? उसके अंदर कुछ जर्म्स को डाल देती है उसके ब्लड में, जिससे कि उसको मलेरिया हो जाता है। द मॉस्किटो डजंट गेट इन्फेक्टेड, लेकिन मॉस्किटो को कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो सिर्फ उनको कैरी कर रहा है, फिर वो लाके जब आपकी बॉडी में डाल देगा तो आपको भी मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। लाइस कॉज टाइफस, जो लाइस होती हैं वो क्या करती हैं? टाइफस फीवर कॉज करती हैं। और प्लेग क्या करते हैं? प्लेग को एक बीमारी होती है जो कि चूहों से फैलती है, ठीक है। इतना आया आपको समझ में? उसके बाद देखिए, एन, पुलकित एंड साइमा हैव डर्टी हैंड्स। ये 3 बच्चे हैं, इन तीनों के हाथ गंदे हैं। दे ईच वॉश देम फॉर 15 सेकेंड। सभी 15 सेकेंड्स तक अपने हाथ को अपने हैंड वॉश करते हैं। और क्या यूज करते हैं? कोल्ड वाटर यूज करते हैं। एन जो है वो क्या यूज करती है? सिर्फ अकेला कोल्ड वाटर यूज करती है। पुलकित कोल्ड वाटर के साथ सोप यूज करता है। और जो साइमा है वो क्या करती है? वार्म वाटर के साथ सोप यूज करती है। तो बताइए किसके हाथ सबसे ज्यादा साफ होंगे? एन के होंगे, पुलकित के होंगे, या साइमा के होंगे? बताइए। साइमा के होंगे, ठीक है। क्यों होंगे? क्योंकि वो एक तो गर्म पानी यूज कर रही है हाथ धोने के लिए और साथ में सोप भी यूज कर रही है, ठीक है। रिमेंबर टू ड्राई योर हैंड्स थोरोली आफ्टर यू हैव वॉश देम। जब भी आप हाथ धोएं तो आपको उन्हें अच्छे से सुखाना चाहिए या किसी टॉवल से पोंछना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आपने बचपन में बहुत नाम सुना होगा या फिर किसी छोटे, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपने सुना होगा टीके का नाम, कि बच्चे को टीके लगते हैं। वो क्या होता है? वो होता है वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होता है? एक हमको किसी बीमारी से बचाने का तरीका है। वैक्सीन इंजेक्टेड इन अ पर्सन बॉडी। जब किसी की बॉडी में वैक्सीन लगता है तो उसके अंदर क्या आती है? उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और वो डिसीज से फाइट कर पाता है, ठीक है। इफ द जर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज एंटर हिज और हर बॉडी, ही और शी इज सेफ। अगर आपको वैक्सीन लगा हुआ है और फिर जिस बीमारी का आपको वैक्सीन लगा है, अगर उसके जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर होते हैं ना किसी भी तरीके से, तो आपकी बॉडी उन जर्म्स के खिलाफ लड़ती है, आपकी बॉडी सेफ रहती है, ठीक है। आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप वैक्सीन किन किन बीमारियों का लगता है? तो पोलियो, मीजल्स, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस, मम्प्स, रुबेला एक्सेट्रा कैन बी कंट्रोल थ्रू वैक्सीन। आपको भी लगा था रुबेले का वैक्सीन, आपको याद होगा स्कूल में सभी बच्चों को रुबेला का वैक्सीन लगे थे, ओके। मोस्ट वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। सभी वैक्सीन्स क्या होते हैं? अधिकतर वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन से लगाया जाता है। लेकिन जो पोलियो का वैक्सीन है वो कैसे डाला जाता है?
वो उसको पिलाया जाता है, ठीक है, ओरल ड्रॉप्स दी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए वैक्सीन का चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैक्सीन के नेम है और ये मंथ लिखे हुए हैं कि किस बच्चे को किस टाइम पे लगता है, ठीक है। जैसे कि बर्थ के टाइम पे एक डोज लगता है किसका, BCG का। जब बच्चा 1.5 मंथ का हो जाता है तब किस किस का लगता है, ट्रिपल वैक्सीन लगता है और पोलियो का वैक्सीन लगता है। कब तक, जब तक कि वो 3.5 मंथ का नहीं हो जाता। उसके बाद जब बच्चा 9 मंथ्स का हो जाता है तो उसे किसका डोज लगता है, एक मीजल्स का लगता है, ठीक है। इस तरीके से लिखे हुए हैं, ओके। When there is an outbreak of cholera or typhoid, health workers from the public health department of that state set up health camps to immunize, give vaccine to prevent the disease pupil. Now scientists are trying to find a vaccine against malaria. जब भी किसी वहाँ पर देश में कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले कौन वर्क करते हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और जो भी पब्लिक सर्विसेज में वर्क करते हैं ना, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं और सभी को वो वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप साइंटिस्ट किस चीज़ की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, मलेरिया की ढूंढ रहे हैं, और अभी कौन सी बीमारी चल रही है, कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट, ओके। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर फिनिशेस, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको जो भी मैं क्वेश्चन आंसर्स चूज द करेक्ट ऑप्शन भेज रही हूँ वो आपको कॉपी में लिखते हुए जाना है टाइम से और लर्न भी करते जाना है, ओके। क्योंकि दिसंबर में आपके PT2 हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।